तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि एक वीक पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें पूछा था कि मतलब जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उसका मैं आंसर करूंगा। तो इस वीडियो में मैं वही सारे क्वेश्चन का आंसर करूंगा। छोटा सा Q&A ही समझ लो। तो सबसे ज़्यादा मैथ्स के बारे में पूछा गया है, तो वहीं से शुरुआत करता हूँ। तो पहले पूछा है कि मैंने कैसे पढ़ा था। तो देखो, मैंने सचिन सर से पढ़ा है, तो सभी चीज़ उन्हीं की फॉलो की है। मतलब जैसे ही उन्होंने थियरी क्वेश्चन वगैरह जो कराए हैं वही मैंने फॉलो किया है। और रिवीजन में कैसे करता था, तो रिवीजन में भी वही जो नोट्स बनाए हैं उसी से रिवीजन करता था। थियरी वगैरह पढ़ ली और बाकी क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करता था। मैं मतलब क्वेश्चन जो लिखे हैं नोट्स में वो क्वेश्चन पढ़ लिया और सॉल्यूशन देख लिया कि मतलब स्टेप्स देख लिया कि कैसे कैसे करना है। और बाकी जो कैलकुलेशन वगैरह है वो तो हो ही जाएगी। और नोट्स में मैं क्वेश्चन लिख लेता था, मतलब क्वेश्चन भी लिखता था। थियरी में जो पॉइंट्स मेरे को आते थे पहले से ही, क्योंकि मैं ड्रॉपर था, तो जो पॉइंट्स मेरे को इजी लगते थे एकदम, तो वो मैं नहीं लिखता था। बाकी सारे पॉइंट्स लिखता था थियरी में। और क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो सर बताते हैं कि ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये मेंस के लिए, ये एडवांस के लिए, तो वो मैं लिख लेता था और उसको ऐसे स्टार मार्क भी कर देता था। और अगर आपको मेरा नोट्स देखना है तो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया हुआ है डिटर्मिनेंट चैप्टर का, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और बाकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्या किया था, तो देखो, दोपहर में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं होता। और जो 11th 12th वाले हैं वो कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए तो आप मतलब टीचर से भी पूछ सकते हैं। बाकी हर टीचर पहले तो यही सजेस्ट करेगा कि PYQ करने चाहिए। सबको ही वही सजेस्ट करते हैं और मैं भी वही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो PYQ से रिसेंट ईयर के, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले वही करने चाहिए। और वो कहाँ से करने चाहिए, तो उसके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के लिए अवेलेबल है। मैं मैथ्स की दिखा देता हूँ, ये रही वो बुक है। मतलब बहुत ही मोटी बुक है। ये PW की है। 47 ईयर चाहिए, एडवांस के भी है और मेंस के भी, रिसेंट ईयर के PYQ से। तो इसमें मतलब पूरे सारे अच्छे से फीचर्स वगैरह दिए हुए हैं, वो मैं अभी दिखा देता हूँ। तो ये रही बुक। अभी मैं इस बुक के थोड़े से फीचर्स बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जेईई मेंस का पेपर एनालिसिस दिया हुआ है। ये 2024 का है, 2023 का है। यहाँ पर चैप्टर्स वाइज दिया हुआ है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही यहाँ तो शिफ्ट वाइज दिखाया गया है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे मतलब काफी हेल्प मिल सकती है। और यहाँ पर एडवांस का एनालिसिस दिया हुआ है। और एडवांस में सबसे अच्छी चीज है ये कि इसमें लिखा हुआ है कि कितने परसेंट लोगों ने, मतलब स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन करेक्ट किया था, कितने ने रॉन्ग किया था, कितनों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। और ये है पार्शियल मार्किंग जो मल्टीपल चॉइस में होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है और कौन सा क्वेश्चन इजी है जो हमसे बन रहा है, या फिर कोई क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है। तो मतलब ये और किसी बुक में मैंने नहीं देखा है, तो ये सबसे मतलब बढ़िया बुक लगी, तभी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। और इसमें सॉल्यूशन भी एकदम प्रॉपर तरीके से दिए हुए हैं। तो मतलब पूरी वर्थ इट बुक है। ये मैंने मैथ्स के लिए दिखाई है, ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप एक बार पहले खुद से चेक कर लेना। उसके बाद अगर आप कोई PYQ बुक लेना चाहते हो तो ले लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज चेक आउट। और एक क्वेश्चन जो मुझे मैथ्स के बारे में सबसे ज्यादा पूछा गया है कि मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, मैथ्स को कैसे किया था, क्योंकि मेरे मेंस में भी अच्छा स्कोर आया था और एडवांस में भी सबसे ज्यादा स्कोर मैथ्स में ही आया है।
तो देखो मेरा मैथ्स तो पहले से ही अच्छा था तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, पर फिर भी मैं बताता हूँ कुछ पॉइंट जो मेरे को लगते हैं। एक तो है कि टीचर्स को ही फॉलो करना है, टीचर्स जैसे बताते हैं वैसे ही करना है। वैसे ही करते जाएंगे तो मतलब अच्छे से हो जाएगा मैथ्स। और दूसरा है मैथ्स में प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस के लिए बता दिया, सबसे पहले पीवाईक्यूज करने, वो भी रिसेंट ईयर के, और उसके लिए बुक भी सजेस्ट कर दी। तो मतलब वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस है। बाकी और कुछ अपने अपने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है, या फिर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं आंसर नहीं आ रहा है, तो अपने अपने वीक पॉइंट्स हो सकते हैं, उसी पे फोकस करना है, उसी को हमें सोल्व करना है। और एक मैथ्स के बारे में लास्ट क्वेश्चन कि कोई क्वेश्चन सर ने हमें क्लास में कराया और वो हमको समझ नहीं आया, और वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन टेस्ट में या फिर एग्जाम में कहीं पे भी हमारे सामने आ जाए तो वो हम कैसे सोल्व करें। तो देखो उसके लिए मतलब उसमें दो कैटेगरी है। एक तो है कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, वो समझ आ गया। दूसरा कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, तो दोनों के लिए मैंने क्या किया वो बता देता हूँ। बाकी उस हिसाब से आप अपना देख लेना। तो पहली कंडीशन में मैं क्या करता था कि क्वेश्चन समझ आ गया तो उसका सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन नोट्स में लिख लिया और सॉल्यूशन भी साथ में लिख ही लिया है। तो उसको मैं फिर से सोल्व नहीं करूंगा, उसका सॉल्यूशन देख लूंगा। तो अगर दूसरा वैसा ही क्वेश्चन सामने आए तो मैं सोल्व कर लूंगा। और दूसरा जो क्वेश्चन ही समझ ना आए तो उस कंडीशन में मैं लेक्चर जाके फिर से देखूंगा, मतलब जो क्वेश्चन समझ नहीं आया उतना पार्ट में फिर से वापस से देखूंगा, और उसको मैं बार बार प्रैक्टिस करूंगा, और फिर समझ ना आए तो फिर से लेक्चर देखूंगा। तो वैसे ही अगर वैसा क्वेश्चन सामने आ जाए तो वैसे ही सोल्व कर लूंगा। और बाकी तो यही है कि मैथ्स में है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि तो प्रैक्टिस करने से थॉट प्रोसेस भी बिल्ड होगा। तो मैथ्स के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, तो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे मैं करता था। तो देखो टाइम मैनेजमेंट, टाइम की दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि पढ़ाई के अलावा तो और कुछ काम था नहीं। एक स्टडी ब्लॉक्स में डालता था पर उसमें भी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, मतलब मैक्सिमम आधा घंटा लगता होगा, उससे ज़्यादा तो कभी नहीं लगा। तो टाइम मैनेजमेंट का तो कोई दिक्कत नहीं था। और बाकी मेरा जो स्टडी रूटीन वगैरह है वो देखना है, या फिर मेरा शेड्यूल क्या रहता था, तो वो मेरा पुराना स्टडी ब्लॉग्स देखना, उसमें सब पता चल जाएगा। और मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टाइम नहीं देता था कि इतना टाइम ये सब्जेक्ट करना है। मैं जो डेली टारगेट्स रोज लिखता था वही कंप्लीट करने होते थे। बाकी ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मैं टाइम देके नहीं करता था। तो और तो नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट एनालिसिस के बारे में है कि टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें। तो देखो सबसे पहले तो जब हम टेस्ट दे रहे हो, तो जब हम रफ वर्क कर रहे हो जिसमें भी, तो उसमें रफ वर्क अच्छे से करें, मतलब हमको समझ आ जाए वैसा ही। तो टेस्ट का जब एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले जो गलत हुए वो क्वेश्चन देखेंगे, तो उसी में वो काम आएगा जो हमने रफ वर्क किया है, कि कहाँ पे हमने गलती की, सिली मिस्टेक की है, कैलकुलेशन में मिस्टेक, ये कंसेप्चुअल एरर की है। तो वही सब देखना है और उसको एक जगह पे नोट कर लेना है, मतलब या डायरी वगैरह जो भी बनाते हैं तो उसमें नोट कर लेना है कि ये गलती मैंने करी है। और जैसा ही सेम थिंग मैंने मेन से पहले किया था, और जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो वो सारी गलतियाँ मैं चेक करके गया था। तो मेंस मतलब जो एग्ज़ाम दिया उसमें मेरी इसीलिए मिस्टेक कम हो गई। तो ऐसे ही टेस्ट का एनालिसिस करना है, और उसके बाद जाना है जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, और उसमें से भी मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो हमको आते होंगे पर हमने छोड़ दिए होंगे, या फिर हमको करने थे पर टाइम नहीं मिला। तो ऐसा ही सब
एनालिसिस करना है। और लास्ट में अगर एक एनालिसिस करना हो, जो राजवंश सर ने एक बार कहा था कि जो हमने क्वेश्चन करेक्ट किया है उसको हमें देखना है कि ये क्वेश्चन मतलब कितने टाइम का था। कोई आसान सा क्वेश्चन था जिसमें हमने ज़्यादा टाइम दे दिया, तो ये भी एनालिसिस करना है जिससे कि हमारा जो टाइम है वो कम कंज्यूम हो। और एग्जाम में प्रेशर भी ज़्यादा होता है तो उसमें टाइम की कमी हो जाती है, तो प्रैक्टिस वही करनी है कि हम कम टाइम में टेस्ट को कंप्लीट कर पाए। तो यही था अभी टेस्ट के एनालिसिस के बारे में। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि मैं कितने आवर्स सेल्फ स्टडी करता था। तो देखो, एवरेज मान के चले तो 3 से 4 घंटे ही होगा, क्योंकि डॉप ईयर में मोस्ट ऑफ जो टाइम है वो क्लासेस में ही चला जाता है, क्योंकि सिलेबस कम टाइम में मतलब पूरा सिलेबस कवर करना होता है। तो ज़्यादा टाइम तो क्लासेस में ही निकल जाता है, तो सेल्फ स्टडी के लिए कम टाइम बचता है। तो मेरा तो इतना ही था, 3 से 4 आवर। मतलब मैं एवरेज बता रहा हूँ, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी उससे भी कम हो सकता है। तो वैसा ही था। और छुट्टियों के दिन मतलब मेरा रूटीन क्या रहता था, तो जैसे स्टडी ब्लॉक्स तो मैंने हर दिन के डाले हुए हैं। और छुट्टी के दिन जनरली संडे को ही होती थी और उस दिन भी टेस्ट होता था। तो ज़्यादा मैं उस दिन पढ़ाई नहीं करता था, बैकलॉग या फिर कोई भी वीडियो वगैरह देखना रह गया है तो वो देख लिया। बाकी उस दिन ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, क्योंकि 6 दिन लगातार पूरी पढ़ाई की होती थी, तो उस दिन मैं थोड़ा रेस्ट करता था। और बाकी के 6 दिन तो पढ़ना ही होता है। तो वैसा ही था छुट्टियों के दिन। और एक लास्ट क्वेश्चन की नींद का क्या करें। देखो, नींद तो का प्रॉब्लम तो मेरे को भी था। तो लास्ट के 2 या 3 महीने पहले मैंने एक रूटीन जो फॉलो किया था, जो मेरा सबसे अच्छा गया था, और वो मेरा ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू रहा था कि 9 बजे सो जाना और 2-3 बजे नींद उड़ जाती थी, मतलब अपने आप ही। तो 5 से 6 घंटे में मतलब पूरी नींद कंप्लीट हो जाती है। तो ये रूटीन सबसे अच्छा है। ये मैंने मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी एक यूट्यूब से वीडियो देखा था, तो वहीं से मेरे को पता चला था। तो ये रूटीन पर्सनली मैंने फॉलो किया है, मेरे स्टडी ब्लॉग्स में देख लेना। तो ये काफ़ी अच्छा है, तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके देख लेना। तो यही था अभी छोटा सा Q&A। तो बाकी मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में। और किसी को जानना हो कि मुझे वो जोशा काउंसलिंग में कौन सी कॉलेज कौन सी ब्रांच मिली है, तो उसका एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अभी राउंड 3 का रिजल्ट है, तो उसी में भी मतलब सेम ही सब मिला है। तो वो सब जानना हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।